Assalamu alaikum viewers. Today we are start from the article 12.8 applications of Gauss's law. Okay, हमने previous lecture में Gauss's law पढ़ा था कि Gauss's law is equal to the total electric flux. ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ में हमने पढ़ा था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन एनी क्लोज सरफेस. ओके, अब हम लोग इन गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है कि गॉसेस लॉ किन किन जगहों पे एप्लीकेबल है. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि कोई ऐसी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम कोई ऐसी सरफेस लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसी सरफेस जिसके ऊपर जिस पे एक कोई भी सरफेस है जिसके ऊपर अगर चार्जेस उस पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हैं तो उस पूरी सरफेस के ऊपर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उन सब की उनमें जो सिमेट्री है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, सिमेट्री का ये मतलब हुआ यानी कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये सब सिमेट्री इक्वल होनी चाहिए. तो इसका मतलब हुआ ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी भी सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें हर उसके फैक्टर में या हर पार्ट में सिमेट्री लाजमी है. ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब इन्होंने ये कहा है कि हम लोग गॉसेस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोगों ने फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इनटू आर हैट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी ना. अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि गॉसेस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे और उस जगह करेंगे जहाँ पे हमारे पास जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है. ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अ Gaussian surface is considered which passes through the point at which the electric field intensity is to be evaluated. Net charge enclosed by the surface. Next, the charge enclosed by the closed surface is calculated and finally the electric field intensity is computed by the applying Gauss's law. ठीक है, अब इसमें इन्होंने हमें बताया है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमें नहीं पता कि चार्ज किस सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सरफेस स्फेरिकल है, वो सरफेस एक प्लेन है या कोई भी है. ठीक है, अब हम लोगों को इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन a Gaussian surface is considered with faces which passes through the point at which the electric field intensity is to be evaluated. अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें एक गाशियन सरफेस क्योंकि हम लोग गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे ना, तो हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करेंगे और उस सरफेस का नाम होता है गाशियन सरफेस. इमेजिनरी मतलब अपने खुद से ख्याली हम लोग एक सरफेस कंसिडर करेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सरफेस है. ठीक है, और उस सरफेस का नाम क्या होता है, गाशियन सरफेस. ठीक है, इज कंसिडर्ड विच पासेस थ्रू द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी इवेल्युएटेड. और जिस पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी उस पॉइंट से वो लाजमी है वो सरफेस पास करे. ठीक है, next the charge enclosed by the closed surface is calculated and finally the electric field intensity is computed by applying Gauss's law. और आप लोगों को पता था कि जब कोई भी क्लोज सरफेस होती है, ठीक है, हम लोगों ने Gauss's law की लास्ट एक एप्लीकेशन में लास्ट एक पॉइंट में किया था कि हम लोगों ने Gauss's law फाइंड किया था जब कोई एक सरफेस के अंदर एक चार्ज इनक्लोज है. ठीक है ना, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर. यानी कि अब हमारे पास एक सरफेस है यानी कि होलो एक स्फीयर है और होलो है. होलो का मतलब होता है अंदर से खाली. ठीक है, एक सरफेस है हमारे पास. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर यानी कि एक स्फीयर है वो चार्ज है. ठीक है, चार्ज का मतलब है यानी कि उसकी सरफेस स्फीयर की सरफेस के ऊपर सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इक्वली यानी कि सिमेट्रिकली. ठीक है, और हॉलो मीन यानी कि वो अंदर से खाली है. ठीक है, यानी कि कोई अंदर से स्पेस है. ठीक है, कोई उसमें कोई पार्टिकल और दूसरा नहीं है. ठीक है, आप कंसिडर कर लो लेट्स सपोज वैक्यूम. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर. अब हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन डिफाइन करना है. ठीक है, यानी कि किसी भी होलो चार्ज स्फीयर में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू आती है. ठीक है, कंसिडर अ होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर. ठीक है, इज गिवन अ पॉजिटिव क्यू चार्ज. ठीक है, ये लेट्स अब यहाँ पे चलो कैपिटल आर कर देना. ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्फीयर है. ठीक है, आप लोगों ने ये वाली सरफेस कंसीडर करनी है, ये एक्चुअल में हमारे पास सरफेस है. ठीक है, इसका जो रेडियस है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है आर.
इज गिवन आप पॉजिटिव क्यू चार्ज और इसकी सरफेस के ऊपर कंप्लीटली एक पॉजिटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यानी कि एक अगर हम लोग स्मॉल चार्ज लें तो वो पॉजिटिव क्यू हो जाएगा, ठीक है। और जब ओवरऑल चार्जेस लेंगे तो वो हमारे पास टोटल चार्ज यानी कि पॉजिटिव क्यू चार्ज as shown in figure. We want to find out electric field intensity at point P inside the hollow charge sphere. हमारे पास हेडिंग है ना इनसाइड, यानी कि इस होलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट है हमारे पास P, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे रही हूँ कि हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारे पास ये वाला, इसको मैं नाम दे रही हूँ ये P पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर. फॉर दिस वी कंसीडर स्फेरिकल गाउसियन सरफेस विच पासिस थ्रू द पॉइंट। अगर हम लोग एक स्फीयर ले रहे हैं तो हम लोगों ने जो गाउसियन सरफेस लेनी है वो भी एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस लेनी है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि जो हम लोग गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे उसके लिए लाजमी है कि जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उस पॉइंट से पास होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ना, तो इस पॉइंट से ये गाउसियन सरफेस पास हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर दिस वी कंसीडर अ स्फेरिकल गाउसियन सरफेस व्हिच पासेस थ्रू दैट पॉइंट. इट कैन बी सीन दैट द चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस इज जीरो. क्यों? क्योंकि देखो हम लोग आपको बताया गया था कि ये अंदर से खाली है, यानी कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है? खाली जगह ना, इवन कि उसमें एयर भी नहीं होती, ना एयर के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब अगर ये अंदर से खाली है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इस गाउसियन सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो जब हम लोग इस गाउसियन सरफेस पे, अभी हम लोगों ने इस पे नहीं लगाना, ठीक है, इस पॉइंट P पे फाइंड आउट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम लोगों ने ये सरफेस कंसीडर करनी है, ठीक है। अब इस सरफेस पे जब हम लोग गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमारे पास गॉसेस लॉ क्या होता है? Q इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो क्यों आई है? क्यों? क्योंकि आप लोग देखो हमारे पास गॉसेस लॉ किसके इक्वल होता है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज इन एनी क्लोज सरफेस, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज हुआ है वो क्या है? टोटल जीरो है ना, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें जो आएगा वो आएगा जीरो, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम दे दिया हम लोगों ने 1, ठीक है। हम लोगों ने बाय डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली थी वो क्या कही थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया ऑफ एनी सरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वेट करें क्योंकि उनकी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की वो इक्वल है, ठीक है। अगर किसी दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो उन दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वेट कर रही होती है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। अब आप लोग इसमें देखो जीरो इज इक्वल टू ई डॉट ए जब करेंगे तो हमारे पास सेपरेटली जब मैं इसको देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या एरिया जीरो, या इस इक्वेशन में एरिया जीरो हो सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सरफेस एक स्फीयर लिया था और स्फीयर का एरिया हम लोगों को पता होता है, ठीक है, 4πr², ओके। तो इसका मतलब एरिया इसका जीरो नहीं हो सकता, तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, ठीक है। एज एरिया इज नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, thus the interior of a hollow charge sphere is फील्ड फ्री रीजन। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो होलो चार्ज स्फीयर है उसके अगर उसके अंदर चार्ज लाई नहीं कर रहा, वो अंदर से हॉलो है, तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या है? फील्ड फ्री रीजन, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई असर नहीं होगा, वहां पे जीरो होगी, ठीक है। और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से। जब चार्ज ही नहीं होगा अंदर तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसकी होगी हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज पे कैसे लगेगी। पहले हम लोगों ने क्या लिया था? एक स्फीयर लिया था, अब हम लोग एक शीट ले रहे हैं। अब आप लोग इस फिगर पे देखो कि हम लोगों ने ये एक प्लेन शीट ली है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सिमेट्री के साथ, यानी कि इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यानी कि अगर इस पार्ट में पॉजिटिव चार्ज
है तो इस पार्ट में भी और उसकी लेंथ विड्थ सारी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि हर जगह पे जो चार्ज है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कंसिडर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ठीक है, एज शोन इन फिगर, लेट द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस सरफेस, इस पूरी प्लेन के ऊपर, ठीक है, पेपर के ऊपर हम लोगों ने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। जब हम लोग कोई प्लेन लेते हैं, ठीक है, प्लेन लेते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब आप लोग देखो, ये जो हमारे पास है ये 2D प्लेन है ना, जो 2D प्लेन होता है वो हमारे पास सरफेस कहलाता है, ठीक है, सरफेस आती है, ठीक है। तो उसकी जो डेंसिटी होगी, यानी कि इस पूरी शीट की डेंसिटी होगी, वो सिग्मा से प्रेजेंट करेगी, और उस डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि इस पूरी शीट के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये हमारे पास पॉइंट पी है, यानी कि शीट है ना, शीट के आउटवर्ड्स पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। लेट्स सपोज, अब ये देखो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास ये एक शीट पेपर है, ठीक है, ये आप लोगों के पास पेपर है, ठीक है। अब पेपर वर्टिकली प्लेस्ड है, ठीक है। आप लोगों ने ये एक पॉइंट, इसके आउटवर्ड साइड पे एक पॉइंट पी ले लिया मैंने, ठीक है, एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पे आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि हमने फेस जो है पेपर की इस साइड का फेस लेना है जो कि पॉइंट पी को डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया, ओके। फॉर दिस वी कंसिडर आर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब आप लोगों को मैं बताया था कि अगर हम लोग गॉसेस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो हम लोगों को मस्ट कोई ना कोई गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी होगी, ठीक है। अब आप लोग देखो कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पेपर है, ठीक है, पेपर के दरमियान होल हुआ है, यानी कि सुराख है, ठीक है, और उस सुराख में से हमने छोटा सा एक सिलेंडर या रॉड टाइप पास करवाया है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने जो रॉड कंसीडर किया है, ठीक है, या सिलेंडर कंसीडर किया, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फॉर दिस वी कंसीडर अ गाशियन सरफेस जो कि क्या है, सिलेंड्रिकल, ठीक हो गया। अब इस जो पिक्चर की हम लोगों ने ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव व्यू दे दी है, ठीक है। अब आप लोग देखो ये शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरफ होती हैं, आउटवर्ड्स। तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। इस अगर इस तरफ जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनकी इस तरफ होंगी, और जो इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनकी इस साइड पे होगी, ठीक है, यानी कि आउटवर्ड। ये सिलेंडर उसमें से पास कर है, ठीक है। अब आप लोग देखो सिलेंडर की एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड, अगर मैं इसको सामने रखूँ अपना ये वाला फेस, लेट्स सपोज मेरे सामने वाला, तो ये सिलेंडर का ये जो फेस है, ये वाली जगह, ये इसकी फ्रंट साइड होगी, जो ये वाला फेस होगा ये इसकी बैक साइड, और एक इसकी आती है ये कर्व साइड, ठीक है। तो सिलेंडर की तीन तीन साइड होती हैं, फ्रंट साइड, बैक साइड, और ये इसकी कर्व साइड, ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, S1, S2, S3 एंड S4। ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको नेम दे दिए, देखो फ्रंट साइड को S1 कह दिया, बैक साइड को S2, और जो इसकी कर्व साइड है उसको क्या बोल दिया, S3, ठीक है। हमारे पास जो S1 है, ठीक है, S1 हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास S1 यानी कि ये वाली साइड, ठीक है, हमारे पास S1 है कि लेफ्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये आप लोगों के पास S1 है, यानी कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। S2 के राइट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और S3 के एरिया ऑफ द कर्व ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन E डॉट A है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो हमें डायरेक्शन पता है। अब हम लोगों को एरिया चाहिए। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था किसी भी सरफेस का एरिया हम लोगों ने उसके परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। हमेशा वेक्टर एरिया जो होता है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अब फर्ज करो ये हमारे पास सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर इस साइड पे ड्रॉ होगा, ठीक है। जब हम लोग इस साइड पे सरफेस लाएंगे, ठीक है, इस ये जो सरफेस होगी इस साइड पे जो होगा इसका एरिया, वेक्टर एरिया होगा वो इस साइड पे होगा, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाली सरफेस होगी इसका जो वेक्टर एरिया होगा ये अपवर्ड होगा, ठीक है। लाइक ये वाली अगर हमारे पास ये साइड है तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो ए ये परपेंडिकुलर बनाएगा, ठीक है। और अगर जो इस साइड के लिए होगा, ठीक है, इस साइड पे जो वेक्टर एरिया बनेगा वो ये होगा, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री, ठीक है। और जो ये वाली सरफेस है,
ठीक है। इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो परपेंडिकुलर ये बनेगा, ठीक है। ओके, since E is parallel to the surface, ठीक है, so there is no contribution to the flux from the curved wall of the cylinder, ठीक है। अब आप इन दोनों में देखो, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और इसमें वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी यही है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री बन रहा है। इस साइड पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही वेक्टर एरिया की है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री बन गया, ठीक है। ये जो 90 डिग्री मैंने डिस्क्राइब की, ये सरफेस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। अब हम लोग ने वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है, दोनों का पैरेलल यानी कि 0 डिग्री, इस साइड पे भी दोनों पैरेलल तो 0 डिग्री, लेकिन जो इस साइड पे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास क्या, ये वाली लाइन वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारे पास while since E is parallel to the surface, so there is no contribution of the flux फ्रॉम द कर्व वॉल ऑफ द सिलेंडर। अब आप लोग कर्व सब के लिए पहले सेपरेट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जब हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, लेट्स सपोज S1 के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो फ्लक्स हमारे पास क्या आता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है इसके दरमियान हमारे पास एंगल क्या बना था, 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 के लिए क्या आ गया था, ई ए, ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास आ गया था ई ए, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास S1 के लिए आ गया ई, ठीक है, ई ए। S2 के लिए जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, S2 में भी देखो, अगर मैं यहाँ पे अब ये S2 कर देती हूँ, S2 इज इक्वल टू ये अगेन इस साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमारे पास अगेन 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो cos 0 1 के इक्वल, तो हमारे पास जो फ्लक्स 2 आएगा फॉर सरफेस S2, तो उसके लिए भी हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ई ए, ठीक है। अब हमारे पास S3 के लिए जब करेंगे, ठीक है, इसी को ले रही हूँ मैं, S3 इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एरिया ये वाला है ना, ठीक है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो cos 90 0, तो ये पूरी जो हमारे पास है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल, तो इसका मतलब सरफेस 3 के अलॉन्ग यानी कि जो कर्व सरफेस है उसके अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो हमारे पास पाई इज इक्वल टू ई ए, ठीक है, या flux through surface 1 plus flux through surface 2 plus flux 3 through surface 3, ठीक है ना। तो हमारे पास ई ए फ्रॉम 1, ई ए फ्रॉम 2 और 0 फ्रॉम 3, तो ऑल जब सबको सम अप करेंगे तो हमारे पास ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 2 ई ए बन जाएगा, ओके, वेयर ए इज द टोटल सरफेस ऑफ द फ्लैट सरफेस। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ठीक है, बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए करते हैं कि वी वांट टू फाइंड आउट, ठीक है, we want to find out where A is the total surface area of the flat surface. The charge enclosed by the Gaussian surface Q can be find out by using sigma is equal to charge per unit area, ठीक है। आप लोग किसी भी चीज की डेंसिटी निकालते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिग्मा है, ये चार्ज डेंसिटी है यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी सरफेस इनक्लोज पर यूनिट एरिया। सरफेस ना, सरफेस की वॉल्यूम नहीं होता, सरफेस का एरिया होता है, ठीक है। तो सरफेस सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो ये सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई सिग्मा इंटू ए, ठीक है। गॉसेस लॉ हमारे पास क्या था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस 1 फाई इज इक्वल टू यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज इनक्लोज था क्लोज सरफेस में यानी कि इस पूरी सरफेस में जो हम लोगों ने इनफाइनाइट शीट ऑफ पेपर लिया था, ठीक है। इसमें जो हमारे पास क्यू की वैल्यू आएगी वो ये होगी, ठीक है। हमने इधर पुट करेंगे सिग्मा ए, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन 2 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया और एक इक्वेशन 1 का आ गया, ये हम लोगों ने बाय डेफिनेशन निकाला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो दोनों इक्वेट हो जाएंगी। तो यहाँ से आ जाएगा 2 ई ए इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा ए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे, ई इज इक्वल टू सिग्मा,
ठीक है, यहाँ से ए और ए दोनों साइड से कैंसिल, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, epsilon naught. This is the expression of electric field intensity due to infinite sheet of charge. अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखेंगे. तो दिस एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. ठीक है, अब ये इसका मैग्नीट्यूड है. जब हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ई हैड, ई एरो हेड, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर हेड. आर हेड हमें किसकी डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वेयर आर इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट. क्यों अभी डायरेक्टेड अवे क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती है ना, यानी कि शीट से दूर जा रही होती है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी जो भी डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द शीट होगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स. पहले हमारे पास थी एक सिंगल शीट ऑफ पेपर, ठीक है ना, जिसके ऊपर एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था. अब उन्होंने बोला है कि हमारे पास लेट्स सपोज 2 प्लेट्स हैं जो कि आमने सामने एक दूसरे पर पड़ी हैं, और दोनों प्लेट्स पे जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो ऑपोजिट नेचर के हैं. यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव है, ये हमारे पास जो प्लेट है ये नेगेटिव है. ठीक है, ये दोनों आपस में आमने सामने हैं. तो सबसे पहले तो आप लोग अंदाजा लगाओ कि हमारे पास चार्जेस हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस होंगी. तो ये हमारे पास जो लाइंस शो हो रही हैं डार्क पिंक कलर में, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही हैं. ठीक है, कंसीडर टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एज शोन इन फिगर. ठीक है, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस पे एक दूसरे के आमने सामने पड़ी हुई हैं. Suppose sigma is the magnitude of the surface charge density on each plate. अब ये देखो, ये प्लेट जो है ये भी हमारे पास इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है. ठीक है, तो ये एक सरफेस बन गई ना. ठीक है, तो इस प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, we want to find out the electric field intensity at point P due to oppositely charged plates. अब ये देखो, ये दरमियान में पॉइंट P है. ठीक है, यदि कि अब इस पॉइंट पे हम लोग इस इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. ठीक हो गया. फॉर दिस वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ होलो बॉक्स रिप्रेजेंटेड एज QRST. QRST. ठीक है, अब हम लोग ने स्टार्ट में पढ़ा था कि कोई किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसेस लॉ में जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों को लाजमी है कि गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है. अब ये हमारे पास सिंपल एक सरफेस है. ठीक है, तो इसमें ये हम लोग इसमें इसी तरह की एक सरफेस लेंगे जिसको हम लोग इमेजिनरी सरफेस यानी कि गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे. ठीक है, अब देखो इसके इस सरफेस के भी 4 पार्ट्स होंगे. एक इसकी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, एक इसकी ये वाली डायरेक्शन, एक इसकी ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस. ठीक हो गया. As the field lines are parallel to R, S and TQ sides of the Gaussian surface, so the flux through these will be 0. ठीक है, अब ये देखो हमारे पास वेक्टर, सबसे पहले तो हम लोग हर सरफेस का वेक्टर एरिया ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये अगर हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, अब ये अगर फर्स्ट करो मैं इस साइड पे कर रही हूँ. ठीक है, सरफेस अगर हमारे पास इस तरह है तो इसका वेक्टर एरिया मस्ट बी इन दिस साइड. ठीक है, इसका वेक्टर एरिया ये होगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, इसका वेक्टर एरिया अपवर्ड. ठीक है, यहाँ पे इसका वेक्टर एरिया आ गया और इसका जो वेक्टर एरिया आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, अब हर साइड का जब आप लोगों को वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता होगी तो आप लोग हर एक में से फ्लक्स फाइंड आउट करोगे. ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इस साइड का सबसे पहले फ्लक्स फाइंड आउट करती हूँ. ठीक है, सबसे पहले इस साइड का जब फ्लक्स आएगा हमारे पास, ये देखो इस साइड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये, ठीक है, और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है. तो कंप्लीट ट्रायंगल बने वो कितना है 180 डिग्री. तो कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, ठीक है, -1. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये कहेंगे कि हमारे पास जो इस साइड का जो वेक्टर एरिया है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो आया है -EA, क्योंकि कॉस ऑफ 180 डिग्री -1 होता है. ठीक है, तो -EA हो गया. ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज 1 आ गया, फ्लक्स 1. ठीक है, अब मैं इस साइड का निकाल रही हूँ, इसको मैं नाम 2 मतलब फ्लक्स 2 दे रही हूँ. ठीक है, फाई 2 इज इक्वल टू, अब इसमें देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और हमारे पास वेक्टर एरिया ये है. ठीक है, इसमें हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है यानी कि 90 डिग्री. तो cos 90 0, तो हमारे पास इस सरफेस के अलोंग जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा 0.
ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं फ्लक्स अलोंग 3, ठीक है। सरफेस 3, अगेन सरफेस 3, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी यही है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। तो अब इनको दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास अलोंग द सरफेस 3 फ्लक्स क्या है, ई ए, ई ए, ओके। नाउ फ्लक्स थ्रू सरफेस S4, ठीक है ना, ये चीज इस साइड पे। अब इस साइड पे देखो आप एंगल क्या बनेगा हमारे पास, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये इसका वेक्टर है, तो एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो हमारे पास cos 90 0, तो इसका मतलब हमारे पास फ्लक्स अलोंग फोर्थ साइड क्या आएगा, वो भी हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स आएगा फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4, दो साइड्स पे तो फ्लक्स हमारे पास क्या है 0, तो बाकी दो साइड्स पे क्या आएगा, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस लाइन पे, इस पॉइंट पे हमारे पास ये लिखा हुआ है कि एज द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू, ठीक है, आर एस एंड टी डी, यानी कि ये साइड, ठीक है, फील्ड लाइंस इन दोनों सरफेसेस के पैरेलल है, तो इस गाशियन सरफेस में, तो इस साइड, इसके लॉन्ग जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी, जो कि हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया, ठीक है, ये बाय डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी कि फ्लक्स अलोंग, ये सरफेस 2 थी और ये सरफेस 4 है ना, दोनों के लॉन्ग जो फ्लक्स है वो 0 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पेज है, ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। द टोटल फ्लक्स, the total electric flux through the Gaussian surface is the flux passing through the side QR, ठीक है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट आया है, हमारे पास फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface is passing through the side QR, ओके ओके, वेट, यहाँ पे हम लोगों ने जब इन सर्फेसेस को कंसिडर किया है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि हमारे पास ये साइड, ठीक है, ये साइड इस प्लेट के अंदर है, यानी कि चार्ज इंक्लोज कर रही है, ठीक है। इसको हम लोगों ने सरफेस 1 का नाम दिया था ना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा था, इसका वेक्टर एरिया इस साइड पे था, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए बन रहा था, ठीक है। नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे फ्लक्स हमारे पास क्या चीज होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को भी नहीं शो करेंगे, ठीक है। फाई 1 इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। सेकेंड, अब इन दोनों साइड पे तो 0 आ गया था, अब इस साइड पे आप लोग देखो कि हमारे पास होता है ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दरमियान में एक हॉलो था, यानी कि यहाँ दरमियान में कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी इस सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी नहीं, क्योंकि चार्ज नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे एरिया तो लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। E is equal to 0, दैट्स वाई जो along फ्लक्स along द सरफेस 3 आएगा वो भी 0 आएगा, ठीक हो गया, ओके। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट पेज। The total electric flux through the Gaussian surface is the flux passing through the side QR, ठीक है। ये हमारे साथ ये QR थी, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ भी हमारे पास चार्ज इनक्लोज कर रहा था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। अब आप लोग देखो इसको इन लोगों ने इस तरह रिप्रेजेंट किया कि पहले हमारे पास जो सरफेस थी हॉरिजॉन्टल प्लेट थी, यानी कि दोनों प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेट थी। अब हमारे पास जो दोनों प्लेट्स हैं वो, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकली प्लेस है और यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेस है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे भी अगेन गाशियन सरफेस कंसिडर की, ठीक है। ये हमारे पास सरफेस आएगी चार्ज के अंदर, जबकि ये दरमियान में ये जो वाली साइड आएगी, ये हमारे पास क्या, इसमें चार्ज इंक्लोज नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगी वैल्यू, ठीक है। द चार्ज इंक्लोज बाय द गाशियन सरफेस, ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन में भी डिराइव किया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालो, सिग्मा इनटू ए, अप्लाई द गॉसेस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इंक्लोज्ड, ठीक है। फाई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज इंक्लोज्ड जो कि हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट किया सिग्मा है, ठीक है। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट किया तो ई ए इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा ए, ठीक है। ए एंड ए कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, अब ये आप लोगों में सिंपल आप लोगों के पास आ जाएगा कि अगर एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है, एमसीक्यू से पूछी जा सकती है। सेकंड, कि अगर हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती है। ठीक है, ये सिंपली आप लोगों ने सिंपल फॉर्म में याद कर लेनी है। ठीक है, हमारे पास जो एक इनफाइनाइट शीट ऑफ पेपर थी, ठीक है, उसकी हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आई थी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। और यहाँ पे हमारे पास जब एक टू पैरेलल ऑपोजिट प्लेट्स हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जब इन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड एप्सिलॉन नॉट इनटू आर हैट, वेयर आर हैट इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, यहाँ वहां पे हम लोगों ने सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज का बताया था, तो वहां पे जो आर यूनिट वेक्टर था वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट था। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो दूर जा रही थी, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही। अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो आर है यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई, ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक इनफाइनाइट शीट ऑफ पेपर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। सेकंड, एक हम लोगों ने स्फेरिकल एक स्फीयर था उस पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। और थर्ड है हमारे पास कि अगर ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों, ठीक है, तब उनकी किसी भी पॉइंट उनके मिड में कोई भी पॉइंट ले लें तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, आर्टिकल 12.8 एप्लीकेशन ऑफ कॉजेज लॉ से रिलेटेड, वो है आप लोगों की एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आप इन आर्टिकल्स को थॉरोली रीड आउट कीजिएगा और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हैं वो, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।